अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के हमारे लेक्चर कंटिन्यूएशन में शुरू है और इसमें जो सरफेस टेंशन वाला पार्ट है हमारा पिछले लेक्चर में हमने लैप्लेस लॉ तक इसको मुकम्मल किया है और आज के इस लेक्चर में हमारा सरफेस टेंशन इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। आज लास्ट लेक्चर है सरफेस टेंशन पर और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो लेक्चर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये इसमें एक जो क्वेश्चन है जिसका नाम एसेंट फार्मूला वो एग्ज़ाम में बिल्कुल 99% चांसेस है कि एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए अगर एग्ज़ाम में आया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, इसीलिए तमाम बच्चे बहुत इसको गौर से समझेंगे। आप आपके नोटबुक और आपके पेन लेकर बैठ जाइए। आज का लेक्चर हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो हमारा सरफेस टेंशन का जो लास्ट लेक्चर है उसमें जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन। देखिए कैपिलरी एक्शन में जो इसमें वर्ड आया है कैपिला। कैपिला का क्या मीनिंग होता है? तो कैपिला एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है हेयर लाइक। क्या होता है? हेयर लाइक। तो आपको इस टॉपिक में क्या करना है, एक बहुत ही बारीक कैसी हेयर की तरह बहुत ही बारीक एक ट्यूब लेना है। क्या लेना है? ट्यूब। जो हमारी ट्यूब होंगी वो कैसी होंगी? हेयर लाइक ट्यूब होंगी। जो इसका बोर होता है ना, जो इसका फाइन बोर है वो तकरीबन 1 mm तक होता है। कितना? 1 mm तक। इज इट क्लियर? तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सा ट्यूब लेना है और उसे एक फ्लूइड में डुबोना है। ठीक है, जब हम उसे एक फ्लूइड में डुबोएंगे तो हमको 2 एक्शन देखने के लिए मिलेंगे। जब हम कैपिलरी को उस फ्लूइड में डुबोते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ केसेस में लिक्विड जो होता है वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है, मतलब राइज होता है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो लिक्विड होता है वो उसमें नीचे फॉल हो जाता है। ठीक है, नीचे की यानी चले जाता है। तो दोनों केसेस हमको डिस्कस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे। आइए इसको शुरुआत करते हैं कि हमने क्या किया। मान लीजिए आपके पास में एक बीकर है इस तरह का। ओके, इस बीकर में हमने एक लिक्विड लिया। ठीक है, और क्या किया कि जो हमारी हेयर लाइक ट्यूब है जो बहुत ही बारीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मैग्नीफाई करके समझा रहा हूँ, उस नली को हमने क्या किया इसमें डुबो दिया। और इस नली की एक खास बात है, इस ट्यूब की एक खास बात है कि दोनों एंड से खुली है। ठीक है, और दोनों एंड से खुली है और ये हेयर लाइक है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको मैग्नीफाई करके बनाया है, इसीलिए आपको थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें होगा क्या, जब हम इसको डुबोएंगे तो हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर वाटर है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो वाटर है ये इस नली में ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो जब इस नली में ऊपर चढ़ेगा तो ये ना इस तरह से अपनी सरफेस को बना लेगा। ठीक है, और इधर जो है ये ऐसे हो जाएगा और इधर जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब हमने इस नली को, इस कैपिलरी को इसमें डुबोया तो जो लिक्विड है इसमें ऊपर चढ़ गया। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ राइज ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या हो गया? ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर राइज हो गया। अब नेक्स्ट केस में देखिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया और इस बीकर में ना मर्क्यूरी भरा। क्या भरा? मर्क्यूरी। यहाँ पर क्या भरा है? मर्क्यूरी। ठीक है, इस बीकर में मर्क्यूरी भरा है। फिर से हमने इस कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर डुबोया तो हमने ये देखा कि जब हम इसे डुबोते हैं तो ये जो लिक्विड होता है ना ये थोड़ा सा नीचे फॉल हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ये लिक्विड ऐसे फॉल हो जाता है और इसकी जो सरफेस होती है ऐसे थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। ठीक है, अब देखिए दोनों केसेस में क्या हुआ। ये केस में जब हमने नली को डुबोया तो हमने ये देखा कि जो लिक्विड है राइज हो गया, ऊपर चढ़ गया, और इसमें जो लिक्विड है यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल ऑफ लिक्विड। इसमें क्या हो गया? लिक्विड नीचे चले गए। ठीक है, तो ये वाले केस में लिक्विड ऊपर चढ़ता है और ये वाले केस में लिक्विड नीचे आता है। तो दोनों जो केसेस है ये दोनों कैपिलरी पर मुनहसिर है। ठीक है, इसमें लिक्विड क्यों नीचे आता है, इसमें लिक्विड क्यों ऊपर चढ़ता है, वो आगे वाले पार्ट में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। फिलहाल ये जो कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी एक्शन हमको क्या बताता है? कैपिलरी एक्शन हमको ये बताता है कि अगर किसी वाटर में, है ना, अगर हम किसी कैपिलरी को डुबोते हैं तो पानी उसमें चढ़ जाता है। ठीक है, और किसी मर्क्यूरी में उसको डुबोते हैं तो पानी नीचे उतर जाता है, सॉरी वो मर्क्यूरी नीचे उतर जाती है। तो ऐसे क्यों होता है? ठीक है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसका फिजिकल एप्लीकेशन कहाँ पर आपको देखने के लिए दिखाई देता है। देखिए हमारे डेली लाइफ में कैपिलरी का हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम हमारा फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करके बाहर आते हैं तो जो छोटे जो पानी के जो हमारे चेहरे पर बूंद हमको दिखाई देते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा रुमाल इस तरह से निकालते हैं।
ठीक है, ये हमारा रुमाल है और हम इसे इस तरह से साफ़ करते हैं। ठीक है, जब हम इसे ऐसे साफ़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे जो हमारे पानी के बूंद थे चेहरे के ऊपर वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि पानी के बूंद कहाँ गए? तो आंसर है वो पानी के बूंद इस रुमाल के अंदर समा गए। तो हम बोलते हैं कि हमारे चेहरे पर अगर पानी है या पसीना है तो हम उसको पोंछ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम घुमाते हैं तो हमने कहा कि हमने हमारे चेहरे को पोंछा, तो क्या हुआ? पोंछने से पानी चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारा जो रुमाल का जो कपड़ा होता है, जो उसका फैब्रिक होता है, इसमें ना इस तरह के कैपिलरीज होते हैं बारीक बारीक। देखिए इस तरह के कैपिलरीज बारीक, ये मैं मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, वो ना बहुत ज़्यादा बारीक। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको भी इसमें फैब्रिक्स दिखेंगे और जो उसके धागे हैं ना आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो इसमें ना बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से पोंछते हैं तो वो जो पानी है वो पानी उस कैपिलरी में चढ़ जाता है। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए कि हमने बताया ना अभी आपको कि जो पानी रहता है अगर उसमें कैपिलरी को डुबाया जाए तो कैपिलरी में चढ़ जाता है। तो उसी तरह से जो हमारा फैब्रिक जो कपड़ा होता है वो कैपिलरी की तरह वर्क करता है। जब हम इस तरह से इसको पोंछते हैं तो ये होता है कि जो पानी जो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है वो इसमें चढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए आज से अगर आप चेहरे को पोंछोगे तो आपको ये नहीं बोलना है कि पानी पुछ गया, आप ये बोलेंगे कि पानी इस रुमाल में चढ़ गया। तो यहाँ पर है कैपिलरी का एप्लीकेशन जो आपको याद रखना है। इसी तरह से आप अगर आप एग्जांपल घर में कर सकते हो, आपके हाथ पर थोड़ा सा पानी डालिए तो पानी तो नीचे गिर जाएगा लेकिन उसके छोटे 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 बूंद वहाँ पर रह जाएंगे। आप रुमाल से ऐसा पोंछिए, आप ये देखेंगे कि ये जो पानी है इस रुमाल में चढ़ जाता है। तो ये है कैपिलरी का एप्लीकेशन जो आप डेली लाइफ में करते हो। मेरे ख्याल से तमाम लोग इसको समझ चुके होंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तो कैपिलरी का मतलब क्या होता है? राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है? राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड व्हेन द कैपिलरीज ड्रॉप इन द लिक्विड। ठीक है, जब भी किसी लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को डुबोया जाता है तो एक तो उसमें लिक्विड चढ़ जाता है या लिक्विड नीचे ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, या फॉल हो जाता है, या राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। ठीक है, इस सेक्शन को क्या कहते हैं? कैपिलरिटी एक्शन। लिक्विड का राइज होना, लिक्विड का फॉल होना क्या कहलाएंगे? कैपिलरिटी एक्शन कहलाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। अब फिजिक्स जो है सिर्फ बोलने से नहीं हो जाती। फिजिक्स जो है हमको हर चीज़ को प्रूफ करके देना पड़ता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वाटर को हम ले रहे हैं तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ जा रहा है और मर्क्यूरी केस में लिक्विड नीचे जा रहा है। तो आइए हम इसको प्रूफ करके मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोग गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए 3 पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। कितने पॉइंट लिए हमने? 4। इसमें भी उसी तरह से पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। 4 पॉइंट दोनों तरफ हमने लिया। देखिए अगर हम अब गौर करें तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर इस तरह की शेप हो, ठीक है, इस तरह की अगर शेप हो तो प्रेशर किधर ज़्यादा होता है? जैसे अगर हमारे इस तरह की सरफेस थी, है ना, हमने इधर से प्रेशर लगाया तो ये ऐसे हो गई, तो प्रेशर किधर से ज़्यादा है? देखिए ऐसी शेप दिख रही है ना हमको, तो प्रेशर किधर से ज़्यादा है? तो ऊपर से ज़्यादा है। तो मतलब अगर यहाँ पॉइंट ए है, अगर यहाँ पॉइंट बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। मतलब पॉइंट ए पर प्रेशर ज़्यादा है पॉइंट बी के। अच्छा, अगर मैं इसको पलटा दूँ इस तरह से, अब बताइए अगर यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ बी है, तो कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है? तो इस केस में प्रेशर एट पॉइंट बी इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी ए, यानी कि पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट ए। लेकिन अगर ऐसी प्लेन सरफेस हो, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, तो हम यहाँ लिखते थे पी ए इक्वल टू पी बी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा के दिया हो, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अब आ जाइए हमारे इस टॉपिक पर। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पॉइंट सी और डी, ये जो लेवल आपको दिखाई दे रही है ये स्ट्रेट है ना, पॉइंट सी और डी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। मतलब यहाँ पर दोनों भी पॉइंट पर, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर प्रेशर जो है वो इक्वल है, क्योंकि ऐसी प्लेन सरफेस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम गौर करें पॉइंट ए और बी की, तो हमको क्या दिखता है कि यहाँ पर ये लिक्विड है तो इसने ना ऐसी सरफेस बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ए पर प्रेशर ज़्यादा हुआ या पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो आंसर है पॉइंट ए पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको? प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। पहले तो पी सी इक्वल टू पी डी क्योंकि सेम सरफेस है, ओके, और यहाँ पर पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी क्योंकि इस तरह की सरफेस बन रही है अंदर, तो इसीलिए प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि जो पॉइंट सी और पॉइंट ए है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। और मैंने आपको बताया था तीसरे लेक्चर में कि अगर 2 पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होते हैं तो जो उनका प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। कैसे? समझिए,
जैसे हमारे पास में इस तरह की हॉरिजॉन्टल लेवल है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। बताइए इसमें से कौन से दो हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पर है, कौन से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है? तो आंसर है पी ए और बी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी। तो याद रखिए अगर कोई दो नुकात, कोई दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो तो उनका प्रेशर इक्वल होता है। लिहाजा पॉइंट सी और पॉइंट ए जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, इसीलिए पी सी इक्वल टू क्या होगा, पी बी के, सॉरी पी सी इक्वल टू किसके होगा, पी ए के। ठीक है, देखिए पी ए और पी सी क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल पर लेवल पर है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, इसीलिए हमने क्या लिखा, पी सी इक्वल टू पी ए। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं इस वाले केस पर कि पी सी इक्वल टू पी डी है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि पी सी इक्वल टू किसके है, पी ए के। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको पी ए इक्वल टू पी डी। क्या लिख सकता हूँ, पी ए इक्वल टू पी डी, क्योंकि पी सी किसके बराबर है, पी ए के। तो फिर हमने क्या किया, इसको उठाया इस वैल्यू को और यहाँ रख दिया, तो पी सी इक्वल टू किसके आ गया, पी डी के, है ना। लेकिन फिर से देखिए पी ए किसके बराबर आ गया, पी डी के। अब इस मसावत का इस्तेमाल कीजिए, ये मसावत हमारे पास में क्या थी, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी। इज इट क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पी ए की जगह पर क्या रख सकते हैं, पी डी। तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, पी डी इज़ ग्रेटर देन पी बी, और यही इसका प्रूफ है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझिए, पी डी इज़ ग्रेटर देन पी बी। जो प्रेशर एट पॉइंट डी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेशर एट पॉइंट बी के। अब आइए हमारे डायग्राम पर, प्रेशर एट पॉइंट डी इज़ ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू प्रेशर एट पॉइंट बी। क्या हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि नुक्ता डी पर प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नुक्ता बी के। यही तो वजह है कि इधर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और इधर प्रेशर कम है, तो जब प्रेशर इधर से ज़्यादा लग रहा है तो लिक्विड क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ जा रहा है। समझ में आ रही कुछ बात? ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि प्रेशर एट पॉइंट डी इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू प्रेशर एट पॉइंट बी। यही वजह है कि नुक्ता डी पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो है लिक्विड जो है हमारा ऊपर राइज हो रहा है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो ज़्यादा प्रेशर जहाँ लगेगा वो इस लिक्विड को दबाएगा, लिक्विड इधर से दबेगा तो फिर इधर लिक्विड ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर एट पॉइंट डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। ये मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए अब मर्क्यूरी वाला केस लेते हैं, इसको भी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। हाँ, अब मर्क्यूरी वाला केस, ठीक है। अब देखिए मर्क्यूरी वाले केस में फिर से वही बात, अब ये वाली जो सरफेस है हमारी ऐसे है ना, तो बताइए दोनों में से पहले देखिए पॉइंट सी और डी, ये दोनों जो है इसका जो प्रेशर है वो इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे पी सी इक्वल टू पी डी, पी सी इक्वल टू पी डी। हमने पी सी इक्वल टू पी डी क्यों लिखा, मैंने आपको यहाँ पर भी समझा के दिया हो, क्योंकि सरफेस कैसी है, प्लेन सरफेस है, इसीलिए यहाँ पर पी सी इक्वल टू क्या होगा, पी डी। लेकिन हमको इस मर्क्यूरी वाले केस में अंदर जो है कैपिलरी के अंदर जो शेप हमको दिख रही है, जो उसका मिनिस्कस दिख रहा है वैसे कर्व दिख रहा है ना। अगर इस तरह का कर्व मिनिस्कस है तो बताइए पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा हो कि ए पर प्रेशर ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली हमको दिखता है कि यहाँ पर प्रेशर एट पॉइंट बी ज़्यादा है, इसीलिए तो ये इस तरह की सरफेस थी, हमने इधर से प्रेशर ज़्यादा लगाया तो ऐसी होगी। इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी इज़ ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू प्रेशर एट पॉइंट ए, तो ये क्या होगा, पी बी इज़ ग्रेटर देन पी ए। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अब ले लेंगे हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल वाले पॉइंट। कौन से? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आपको कौन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो पॉइंट ए और सी जो है वो कौन से पॉइंट है, सेम हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट है। और हम सभी को पता है कि पॉइंट्स जो सेम हॉरिजॉन्टल पर पॉइंट होते हैं उनका प्रेशर इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होगा, पी सी इक्वल टू पी ए। क्या होगा, पी सी इक्वल टू पी ए। ऐसा क्यों लिखा हमने, बिकॉज ऑफ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं पी सी इक्वल टू पी ए, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको, पी ए इक्वल टू पी डी, है ना, क्योंकि पी सी इक्वल टू किसके है, पी ए के, तो हमने इस पी सी की जगह क्या रख दिया, पी ए, तो ये मसावत हमारी क्या बन गई, पी ए इक्वल टू पी डी। लेकिन फिर से आ जाइए इधर, पी बी इज ग्रेटर देन, पी ए किसके बराबर है, तो पी ए तो पी डी के बराबर है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पी डी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा है और पॉइंट डी पर प्रेशर कम है ना। समझ में आ रही बात? यही तो वजह है कि पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा है इस वाले केस में और पॉइंट डी पर प्रेशर कम है। देखिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपको इसका प्रूफ देती है कि पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा है और पॉइंट डी पर प्रेशर कम है, इसीलिए लिक्विड क्या हो रहा है, नीचे दब रहा है ना। तो ये वाले केस में लिक्विड नीचे दब रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, और ये वाले केस में लिक्विड ऊपर जा रहा है क्योंकि प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा था। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था कि पी डी पर प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ पर क्या देखा, पी बी पर प्रेशर ज़्यादा है। तो इस केस में पी बी पर प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए नीचे दब रहा है, इस केस
केस में डी पर प्रेशर ज़्यादा है, तो इसीलिए ये अंदर चढ़ रहा है और ये वाले केस में लिक्विड नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा आया इसीलिए नीचे दबता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर कम आया इसीलिए ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो ये है इसका मैथमेटिकल प्रूफ और इसे कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, ये हमारे पास में आज का सवाल है। ठीक है, इसे एसेंट फार्मूला भी कहते हैं। हम जो मेथड देखेंगे उसका नाम है प्रेशर डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर डिफरेंस मेथड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में इसने बहुत शॉर्ट कर दिया है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ समझा के दूंगा। 2 मिनट में इसमें इंक डाल देता हूँ, इंक खत्म हो गई है। देखिए इसको प्रेशर डिफरेंस मेथड से समझते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये डायग्राम से बता देता हूँ। ये हमारे पास में एक डायग्राम है, ये हमारी इस तरह का बीकर है और इस बीकर में हमने एक लिक्विड लिया। ऐसे बीकर में लिक्विड है, हमने क्या किया, एक कैपिलरी को इसमें डुबा दिया, जो मैग्नीफाई आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, एक कैपिलरी को हमने इसमें डुबा दिया। जब हम कैपिलरी को इसमें डुबाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इसमें लिक्विड है ऐसे ऊपर चढ़ जाता है और उसकी जो शेप होती है वो ऐसे बन जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट यहाँ लीजिए, पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट यहाँ लेना है आपको, पॉइंट बी, जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। पॉइंट सी जो है, ये वाली जो सरफेस है, मतलब जहाँ पर पहले लिक्विड था वहाँ पर लीजिए पॉइंट सी, और पॉइंट डी यहाँ पर लीजिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको लेना है, ए बी सी और डी। समझ में आया ना? देखिए मैं थोड़ा इसको और मैग्नीफाई करके बताता हूँ। ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, इसमें लिक्विड इस तरह से राइज हो गया है, तो पॉइंट ए आपको यहाँ लेना है, पॉइंट बी यहाँ लेना है, और ये जो आपकी यहाँ जो पहले लिक्विड की लेवल थी उस पर पॉइंट सी लेना है, इधर बाहर पॉइंट आपको डी लेना है। ठीक है, बस यही इमेज है। अब यहाँ ज़रा गौर करने वाली बात है कि हम जानते हैं कि देखिए मैंने आपको एक स्फीयर वाला केस बताया था एक लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में एक स्फीयर है तो अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी लूँ तो कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ, ठीक है, तो आपको ऐसी शेप दिख रही है ना। अब यहाँ पर आपका पी आ गया, तो अब बताइए प्रेशर का, ये स्फीयर है, मैंने आपको साइड से काट के बताया हो। अब बताइए प्रेशर कहाँ पर है, ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज़ ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू प्रेशर एट पॉइंट बी, है ना। समझ में आ रही है आपको बात? इसीलिए तो इस तरह का होगा, ये एक स्फीयर आपका एज इट इज़, इसको मुकम्मल कर लीजिए। तो हम समझ गए कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू प्रेशर एट पॉइंट बी। यही चीज़ यहाँ पर है ना। अगर हम यहाँ इमेजिन करें कि हमारे पास में एक ऐसा स्फीयर है, देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इमेजिन करो कि हमारा एक स्फीयर बना, तो बताइए अब कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली हमको दिखता है कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, कि प्रेशर एट पॉइंट ए ज़्यादा है प्रेशर एट पॉइंट बी के, है ना। समझ में आ रही है आपको बात? चलो एक बात तो समझ में आती है। अब इसका प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको पिछले जो हमने लैप्लेस लॉ किया था तो वहाँ पर लिखा था पी ए माइनस पी बी किसके बराबर आया था, तो वो बराबर था 2t अपॉन कैपिटल आर। क्या था? 2t अपॉन कैपिटल आर। जो t जो था सरफेस टेंशन था, जो कैपिटल आर था वो क्या था, कैपिटल आर जो हमारा स्फीयर था उसका क्या है, कैपिटल आर रेडियस है ना। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 2t अपॉन आर। एक बात तो हमको पता है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 देते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर गौर करें, देखो इधर हमने ए और बी के दरमियान तो डिफरेंस निकाल लिया, अब हमको बी और सी के दरमियान में डिफरेंस निकालना है। तो जो बी और सी है वो कहाँ पर है, लिक्विड कॉलम में। कहाँ पर है, लिक्विड कॉलम में। याद कीजिए लिक्विड कॉलम वाला लेक्चर, हमने वहाँ पर अगर पॉइंट लिक्विड कॉलम में थे तो उनका डिफरेंस कैसे निकाला था, लेक्चर नंबर 3 में आप जाकर देखिए कि हमने वहाँ पर लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर निकाला था वो कैसे निकाला था। तो अगर हमें बी और सी के दरमियान में प्रेशर निकालना है तो प्रेशर किधर ज़्यादा होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, तो आंसर है सी पर ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी। और ये किसके बराबर था, तो याद कीजिए ये बराबर था रो एच जी की। किसके बराबर था, रो एच जी। रो जो था इसकी डेंसिटी थी, एच जो थी इसकी हाइट थी, और जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये किसके बराबर था, रो एच जी के। इसको मसावत नंबर 2 दीजिए।
ठीक है। तो ये हमने लिक्विड कॉलम के हिसाब से निकाला, और ये तो हमको पता है, हमने लैप्लेस लॉ में निकाला, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 2t/r, पी सी माइनस पी बी इक्वल टू रो एच जी। 2 इक्वेशन हमारे पास में गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें जो पी बी आया है इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा 1 - 2। मसौद नंबर 1 में से मैं 2 को क्या करूँगा, घटा दूंगा। तो मसौद नंबर 1 में हमारे पास में क्या है, पी ए माइनस पी बी, है ना, माइनस ये इसको घटाना है, इसको कॉस्ट में ले लो पहले, पी सी माइनस पी बी इक्वल टू, इधर क्या था, इधर था हमारे पास में 2t/r, ओके, माइनस क्या बचेगा, रो एच जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी माइनस पी सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसके लिए मैंने कॉस्ट लगाया था पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2t/r माइनस ऑफ रो एच जी। कुछ कट्टा है, देखिए माइनस का पी बी और प्लस का पी बी यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा है पी ए माइनस पी सी इक्वल टू क्या बचा, 2t/r माइनस ऑफ रो एच जी। ये हमारे पास में बचा है, देखिए पी ए माइनस पी सी इक्वल टू 2t/r माइनस ऑफ रो एच जी। अब नाउ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से समझिए। देखो पॉइंट डी पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो आंसर है ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है, तो पॉइंट डी पर कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर, तो हम लिखेंगे पी डी। ठीक है, इस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा है। क्या पॉइंट ए पर भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो बिल्कुल इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट डी पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, पी एटमॉस्फेयर, और हम पी एटमॉस्फेयर को डिनोटेट करेंगे पी नॉट से। समझ में आ रही बात, ए पर और डी पर प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, और हमने इसको किससे रिप्लेस किया, पी नॉट से। अच्छा, अब ज़रा देखिए पॉइंट सी और डी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, क्या ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो आंसर है हाँ। देखिए पॉइंट सी और डी जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, इसका मतलब ये है कि इनका प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि पी डी इक्वल टू किसके होगा, पी सी के, क्यों, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। अगर पी डी इक्वल टू पी सी के है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इसको लिखेंगे कि देखो इस पी डी को पी सी से रिप्लेस करेंगे, जगह पी सी इक्वल टू पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट। समझ में आ रही है आपको बात, यानी कि पी, देखो पी डी किसके बराबर है, पी सी के, तो इस पी डी की जगह हमने क्या रखा, पी सी, तो पी सी इक्वल टू पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट, है ना। इसका मतलब ये है कि पी सी और पी ए पर भी कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब आ जाइए हमारी इस मसावत में, ये मसावत क्या है, पी ए माइनस पी सी, तो पी ए की जगह हमको क्या रखना है, पी नॉट, माइनस पी सी की जगह क्या रखना है, ये भी पी नॉट, इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारे पास में, 2t/r माइनस ऑफ रो एच जी, है ना। ये दोनों कैंसिल, मतलब यहाँ क्या बचा, 0 बचा, यहाँ 0 बचा, इसका मतलब क्या है, ये माइनस का इधर आकर प्लस का, ये हो जाएगा आपका रो एच जी इक्वल टू 2t/r। ये इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है। देखिए रो एच जी इक्वल टू 2t/r, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें जो r है ना, ये r का बड़ा मसला है, ये r हमको अभी निकालना है। तो पहले इसका स्नैपशॉट लीजिए, मैं आपको r भी निकाल के बताता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में उससे डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत की है कि रो एच जी इक्वल टू 2t/r, ये तमाम चीज़ें उसमें डिस्कस की रही हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, मेरे नोट्स में भी है। तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ से शुरुआत होती है ना, रो एच जी इक्वल टू 2t/r, और आगे का कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इतना इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। हाँ, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए अब हमारे पास में क्या आ गया, रो एच जी इक्वल टू 2t/r, और आराम को यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब हमारी डायग्राम देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड ऐसे राइज हो गया था, यहाँ पर पॉइंट ए था, यहाँ बी था, और ये उसकी लेवल थी, यहाँ पर पॉइंट सी था, और यहाँ पर पॉइंट डी था। डायग्राम याद है ना आपको, आपने स्नैपशॉट लेके रखा है, आप डायग्राम वहाँ से देख सकते हो। अच्छा, अब इसको समझिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड पर एक टेंजेंट लेना पड़ेगा, ये हमने टेंजेंट लिया। ठीक है, और जो इधर जो है ये स्फीयर है, ओके, ये वाला जो रेडियस है, ये वाला रेडियस हमको लेना है स्मॉल आर। क्या लेना है, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर जो इसका भी रेडियस है। अब ये जो हमारा ऐसे स्फीयर बन रहा है इधर, तो ये वाला रेडियस हमको लेना है कैपिटल आर। क्या लेना है, कैपिटल आर। समझ में आ रही है आपको बात, अगर मैं इस कैपिटल आर को रेडियस रखूँ तो ऐसा एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ऊपर मिलाऊंगा और इसको ऐसे मिला दूंगा। ठीक है, मेरे को अभी इसका काम है। अगर ये स्मॉल आर है तो ये देखिए ऐसे जेड बन रहा है, ये भी क्या होगा, स्मॉल आर बनेगा। ठीक है, अब ज़रा थीटा की बात करते हैं। यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो जिसकी आप उससे कहेंगे जाविया तमाश। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, अगर ये थीटा है तो देखिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास में थीटा है, ये हमारे पास में 90 है, मान लो ये हमारे पास में एक्स है, तो ये क्या होगा, थीटा प्लस 90, है ना, प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में 180। ठीक है,
तो अगर ये 180 है तो हमारे पास में कितना बचेगा, थीटा, है ना, ये सॉरी एक्स तो हमको निकालना ही है, तो थीटा प्लस 90 इक्वल टू एक्स। ओके, हाँ, तो फिर ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 90, ये एक्स निकाल रहे हैं हम, हाँ, तो थीटा प्लस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 90, है ना, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 90 माइनस ऑफ थीटा। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, ये हमारे पास में स्मॉल आर है और ये तो 90 बन रहा, ये वाला एंगल कितना आ गया हमारे पास में 90 माइनस थीटा। देखिए एक्स इक्वल टू कितना आ गया 90 माइनस थीटा, और ये भी हमारा क्या है, ठीक, इसको हम अभी वाई देते हैं, ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास में आर है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा इसको देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको अब वाई निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा ये यहाँ से निकाले, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अगर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर है तो फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, बराबर है, यहाँ से हमने निकाला था, तो स्मॉल कैपिटल आर इक्वल टू क्या, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे पास में आ गया। इस मसावत को देखिए, ये मसावत क्या थी आपकी, रो एच जी इक्वल टू 2t अपॉन आर, बराबर है, इसका मतलब रो एच जी इक्वल टू 2t, आर किसके बराबर है, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, है ना। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी, नेक्स्ट स्टेप ये होंगी कि रो एच जी इक्वल टू 2t, नसब नुमा कहाँ जाएगा, शुमार कुनिंदा में 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। ओके, हमको क्या निकालना था, h निकालना था, तो h इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, और ये निकल गया फार्मूला। तो एसेंट फार्मूला में आपको क्या निकालना था इसको समझ लीजिए, मैं आपको बताना भूल गया था। एसेंट फार्मूला हमको ये निकालना है कि अगर हमने एक बीकर में एक कैपिलरी को डुबोया, ऐसे लिक्विड भरा था, एक कैपिलरी को डुबोया, तो एक तो लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ जाता है, तो लिक्विड कितना चढ़ा h, वो हमको कैलकुलेट करना है। या ये होता है कि जो लिक्विड होता है वो नीचे चले जाता है, ऐसे, है ना, लिक्विड जो होता है वो ऐसे चले जाता है, तो ये कितना नीचे गया h, वो हमको कैलकुलेट करना था, तो हमने निकाल लिया। h किसके बराबर है, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को आप ख्याल में रखिए, और ये बहुत मैंने डिटेल में आपको बताया, ये x कैसे निकाला फिर से इसको समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें ये समझाने वाली बात थी, इस तरह से आपका यहाँ पर हमारा क्या था पॉइंट, यह लिक्विड इस तरह से ऊपर चढ़ गया था, तो यहाँ पर पॉइंट ए था, यहाँ पर पॉइंट बी था, यहाँ पर पॉइंट सी था, और यहाँ पर पॉइंट डी था, है ना। हमने पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया इस तरह से, ओके, और जो रेडियस था हमारा, ये वाला रेडियस हमने स्मॉल आर लिया, और ये जो हमारे स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर था, हमने इसको ऐसे मिला दिया, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। अब ये एंगल जो था थीटा था, ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, ये 90 बना, तो हमने फिर यहाँ पर क्या किया, थीटा प्लस 90, और ये हमको कैलकुलेट करना था x प्लस एक्स इक्वल टू पूरा कितना है 180, फिर हमने ऐसे x, ये यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, x की वैल्यू हमारी निकल गई थी 90 माइनस थीटा, मतलब ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है 90 माइनस थीटा, तो हमको 90 प्लस 90 180, मतलब 180 कैंसिल कर दिया, माइनस ऑफ थीटा प्लस ऑफ वाई इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ बचा माइनस ऑफ थीटा और प्लस ऑफ वाई, तो थीटा उधर चल जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में थीटा, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया था हमारे पास में थीटा। तो फिर हमने ऐसे बनाया था मुसल्लस हमारा ऐसे, तो ये हमारा थीटा था, और ये जो था हमारा 90 माइनस ऑफ थीटा, और ये तो ऑलरेडी हमारा क्या था 90 था। फिर उसकी मदद से हमने क्या किया, यहाँ से कॉस का फार्मूला लगा, ये स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर था, तो क्या हुआ, कॉस का फार्मूला कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने उसको अच्छे से समझाया हो, और आप इसको 1-2 बार देखिए, इंशाल्लाह 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। और आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं रुकता है। जो इसका सेकंड वाला मेथड है बहुत आसान है, 2-3 साल से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, आप आपके सीनियर के नोट से रेफ़र कर सकते हो। और फिलहाल जो हमारा सरफेस टेंशन है यहाँ पर मुकम्मल होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।